अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम थोड़े से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से एक दो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होगी कि उम, उम, हम सपोज करते हैं कि आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग आती है। लाइक हमने सी सी प्लस प्लस या कोई और लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो उन्हीं के कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे या कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, तो आपको उनका आइडिया होना लाजमी है। ठीक है। और साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर मैं कोई टर्म बोलूंगा तो कोशिश करूंगा मैं उसको फुली एक्सप्लेन करूं आपको। लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप उसको जरूर कहीं ना कहीं से स्टडी करें, अदरवाइज आपको मुश्किल होगी वो टर्म अगर दोबारा यूज होती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। Computer programming is the process that professionals use to write code that instructs how computer application और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परफॉर्म। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कंप्यूटर एक हम कहते हैं कि बहुत ही बेवकूफ मशीन है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। हम जिस तरह की उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करती है। ठीक हो गया। हम एक दो इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी दे सकते हैं कि दो नंबर को हमें जमा करके रिजल्ट दे दे। ये छोटा सा प्रोग्राम होगा जो कि कंप्यूटर पे ऊपर एग्जीक्यूट होगा और उतना काम परफॉर्म करेगा। और हम जितना अच्छा कोड लिखेंगे या जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे या हम जितने अच्छे प्रोफेशनल होंगे, कंप्यूटर उतना ही अच्छा काम करेगा। आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर कितना काम हो रहा है उसके अंदर। आप देखें कि जो मतलब ऑटोमेटिक व्हीकल हैं, जो हम टेस्ला की बात करते हैं, तो देखें बगैर किसी ड्राइवर के वो कंप्लीट आपको डेस्टिनेशन पे गाड़ी पहुंचा देती है विदाउट किसी एक्सीडेंटल या किसी और वजह के। वो आपको सही सही आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। और कितनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं। रोड के ऊपर सिग्नल लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक होती है, एकदम से सडन कोई चीज भी आ सकती है, लेकिन वो खुद से मतलब खुदकार तरीके से सिस्टम को समझ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस हम उसको देंगे उतना ही अच्छा काम करेगा। तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है कि प्रोफेशनल्स जब सिस्टम से काम लेने के लिए जब उसका इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसका प्रोग्रामिंग कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसका ताल्लुक किसी एक लैंग्वेज से नहीं है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुनी होंगी, जैसे सी प्लस प्लस है या सी शार्प है, जावा है, पीएचपी है। इसके अलावा बहुत सारी जावास्क्रिप्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? हाँ, अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टाइल को यूज कर रही हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ गए हैं एक बार, तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर जाके थोड़ी सी टाइम लगा के वो चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके सेम है, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट हो गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप एक बार सीख लेते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती हैं जो हमने पहले स्टडी की हैं, जिसके अंदर हम वेरिएबल बनाते थे मेन फंक्शन के अंदर, फिर उसके बाद फंक्शंस बनाते थे, फिर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा फंक्शन तीसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, और मिक्स वेरिएबल सारा काम मिक्स अप हुआ होता था। तो जैसे कि सी के अंदर हमने काम किया था, तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको प्रोग्राम को मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन जब हम बड़े या एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उसमें एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर फिक्स करना मुश्किल हो जाता है, एक चीज को छेड़ेंगे दूसरी चीज छेड़ जाएगी, तो उसके अंदर हमें बहुत टाइम लग जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मिसिंग हो जाती हैं। आपके वेरिएबल्स एक एक फंक्शन यूज कर रहा है, दूसरा फंक्शन भी उसको यूज कर रहा होगा, तो इस तरह थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड। प्रॉपर्टीज मतलब उसके अपने वेरिएबल और अपने मेथड एक ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े होते हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास रिलेटेड डेटा और रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। इनके हम मजीद आगे जाके डिटेल में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाएं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है। प्रोसीजर के अंदर हर चीज मिक्सअप हुई होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर
हर रिस्पेक्टिव चीज उसने अपने ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होती है। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, इसको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास चार मेन पिलर्स हैं। जब भी आप कहीं पे जाएंगे तो आप आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट या पिलर्स बताओ। तो अपने चार चीजों को जहन में रखना है, ये हर जगह आपके काम आएंगे। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू। अच्छा, थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर आप खुद से जरूर पढ़ें, मैं आपको बता भी दूंगा, और प्रैक्टिकली हम इनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्लास इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको समझ नहीं आई होगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर करता हूँ आपको। आप जहाँ पे बैठे हैं अपने आसपास देखें तो हर चीज ऑब्जेक्ट है। आपके आसपास दीवार होगी, कबर्ड होगी, बुक्स होगी, आपका लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, माउस होगा, चार्जर होगा, या आसपास फैन लगा हुआ है, ये जितनी भी चीजें आपको आसपास नजर आ रही हैं ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये तो फिजिकल चीजें जो आपको नजर आ रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नजर नहीं भी आ रही, हो सकता है वो भी ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आपके ग्रेड्स यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, आपके इस तरह की चीजें जो नजर नहीं भी आती जिनको हम सिस्टम में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो पहले हम क्लास की बात करें। क्लास इज अ टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मतलब टेम्पलेट एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के काम आती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल की एग्जाम्पल लेते हैं, तो मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसकी क्लास क्या होगी? ठीक है ना। तो क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, या हम कह सकते हैं सांचा होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मोबाइल, इसकी थोड़ी सी कोई और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मोबाइल बनाने के लिए एक किट यूज होती होगी जिसके अंदर वो मोबाइल का मटेरियल डालते होंगे, उसकी उसकी शेप की कोई चीज निकल आती होगी। ठीक है ना। तो बेसिकली ये यहाँ पे देखें एक बिस्किट बनाने के लिए एक छोटा सा सांचा बना हुआ है। तो इस सांचे को बेसिकली हम क्लास कह सकते हैं। और इसके थ्रू जितनी भी फिजिकल चीजें आप निकाल रहे हैं, नॉन फिजिकल चीजें निकाल रहे हैं, इन सबको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक नक्शा आपने बनवाया घर के लिए, ठीक हो गया, और उसी नक्शे को यूज करते हुए आपने 5 सिमिलर घर बना दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि नक्शा जो बना है वो क्लास है या टेम्पलेट है, और इससे जितने भी घर बने हुए हैं वो फिजिकल, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट का मोर सिमिलर सिमिलर यही रिलेशनशिप है। ठीक है ना। बेसिकली क्लास खुद कुछ नहीं होती, लेकिन उससे जो चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती है, उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो क्लास खुद, इसका मतलब ये है कि इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब नक्शे के अंदर तो आप नहीं रह सकते। अब नक्शा बता क्या रहा होता है? नक्शा बता रहा हो कि ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप सपोज करें मैं आपके सामने एक नक्शा रखता हूँ जिसमें 2 कमरे बने हुए हैं, एक किचन बना हुआ है, एक फॉर एग्जांपल एक पोस्ट बना हुआ है, और इसी तरह एक जितनी भी चीजें हैं वो आपको नक्शे में नजर आ रही होती हैं। तो इसका मतलब है आपके जहन में एक आइडिया सा आ जाएगा कि देखें, ऑब्जेक्ट बनेगा, जब घर बनेगा तो कैसा दिखेगा, बिल्कुल इस तरह दिखेगा, वहां पे फलां चीज होगी, वहां पे फलां चीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लास को देखने से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, या ऑब्जेक्ट को देखने से हम कह सकते हैं कि इसकी क्लास कौन सी होगी। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्लास इज अ टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्लास इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली ये दोनों सेम टाइप की हैं। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट आर द थिंग्स यू थिंक अबाउट। एक तो ये है कि हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ क्लास। ठीक है ना। इसकी टाइप जो है ये ऑब्जेक्ट है। अ क्लास इज यूजर डिफाइंड टाइप। अब कंप्यूटर में बात करें तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड टाइप। अब यूजर डिफाइंड टाइप होती है, एक सिस्टम डिफाइंड टाइप्स होती हैं। आपको पता है कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी की सारी क्या चीजें हैं? सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स है। जो सिस्टम की पहले से मौजूद डेटा टाइप्स है जिनके अंदर हम डेटा रखवाते हैं, वो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। और जो टाइप आप खुद से बनाते हैं, आपने आपने कोई भी किस्म की क्लास बना सकते हैं, स्टूडेंट की क्लास बना सकते हैं, टीचर की क्लास बना सकते हैं, रूम की क्लास बना सकते हैं, मोबाइल की क्लास बना सकते हैं। कोई भी चीज आप सोच रहे हैं उसकी क्लास बनाते हैं तो वो यूजर डिफाइन है। आप खुद डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम ने पहले से बना के नहीं दी हुई। तो बेसिकली डिस्क्राइब दैट अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक।
कि उस क्लास को देखते हुए आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस किस्म का होगा। ठीक हो गया? इसी तरह कार अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कार को पहले डिजाइन किया जाता है। तो जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो वो बेसिकली डिजाइन एक क्लास होती है, और उससे जितने आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं फिजिकल, तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अ, चलें जी, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। ये चीजें जरूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको मुश्किल होगी। अच्छा, क्लास कंटेन्स, क्लास में क्या चीज होती है? क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, एट्रीब्यूट होती हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं। आपने पहले आपने वेरिएबल्स पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और साथ में फंक्शंस पढ़े होंगे। तो इसमें भी वही चीज है, सिर्फ उनका थोड़ा सा नाम का फर्क आ जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, डॉग की क्लास है, एक जनरल है, कोई भी डॉग ऑब्जेक्ट है, कोई भी डॉग है, किसी किस्म का डॉग है, तो बेसिकली उसकी क्लास सेम होगी। क्लासिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, ग्रुप कहते हैं फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली डॉग के अंदर, ये क्लास के अंदर जो फीचर है ऑब्वियसली वो फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे, या फिजिकल ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीजें नजर आई ऑब्वियसली वो क्लास में भी वही होंगी। तो प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स, ये वही चीजें हैं जो हम वेरिएबल की बात करते थे, इंटीजर फ्लोट्स हम बनाते थे, एक्स वाई जी बनाते थे। और मेथड या बिहेवियर क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया? जो हमने पढ़े थे। अब बेसिकली बेस एक क्लास है, एक क्लास है डॉग की, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज खसूसियात को कहते हैं। ठीक हो गया ना? ये ऐसी चीजें जिनमें हम डेटा रखवा सकते हैं। ऑब्वियसली डॉग का कलर हो सकता है, उसका आई कलर हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, लेंथ हो सकती है, वेट हो सकता है, और इसके अलावा उसकी ब्रीड की टाइप हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, हम मजीद भी इसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। और मेथड्स क्या है? सिट है, ले डाउन, शेक, कम, ये उसके फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है। ठीक हो गया? अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की एक ऐसी चीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ उसके बिहेवियर्स है। अब स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का नेम होता है, CNIC होता है, एड्रेस होता है, उसकी एज होती है, उसका जेंडर होता है, उसका उसका कोई कोई एड्रेस होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसका। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप उसमें रखवाना चाहते हैं वो रखवा सकते हैं। तो इसका मतलब है जितनी मर्जी आप प्रॉपर्टीज ऐड करते जाएं, जितनी प्रॉपर्टीज क्लास में होंगी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर भी उतनी प्रॉपर्टीज में डेटा रखवा सकते हैं। तो आपकी क्लास से ही पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा। इसी तरह हम मेथड की बात करते हैं तो स्टूडेंट चल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, कोई चीज उठा सकता है, वर्कआउट कर सकता है, दौड़ सकता है, खा। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक्टिविटीज हैं या मेथड्स हैं जो परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये हम फिजिकल चीजें की क्यों बात कर रहे हैं? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो फिर ये कहाँ से आ गए, डॉग्स कहाँ से आ गए, स्टूडेंट कहाँ से आ गया, फिजिकल चीजें कहाँ से आ गई? तो ये चीजें क्यों जरूरी हैं? इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, हम आजकल जो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं वो रियल टाइम सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना? ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है, उसके रिजल्ट मैनेज करने हैं, टीचर उसमें अटेंडेंस एंटर करे, मैनेजमेंट उसका रिजल्ट देख सके, GPA बना सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक सिस्टम में आती हैं। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट ने सिस्टम में आना है कि नहीं आना, उसकी डिटेल आनी है कि नहीं आनी? ऑब्वियसली तो आनी है। तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो उसको, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई इसलिए थी क्योंकि हम रियल टाइम से ये मिलती जुलती चीजें हैं। स्टूडेंट का नाम होता है, वो सिस्टम में नाम चाहिए होता है, स्टूडेंट की एज होती है, हमें एज भी चाहिए होती है, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर होता है, एड्रेस होता है, वो भी हमें सिस्टम में रखना होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर यही फायदा होता है कि हम बिल्कुल रियल से मिलते जुलते रह रहे होते हैं। ठीक हो गया ना? अब स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका रिजल्ट भी ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया? टीचर ऑब्जेक्ट है, कोर्सेज ऑब्जेक्ट है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने, या पेपर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं वही सिस्टम में जब हम रखवाते हैं तो उनको हम एज ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो अब क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा रखवा रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें क्लास चाहिए होती है जो कि इन सब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली हम यही काम कर रहे होते हैं कि क्लास बनाते हैं, फिर उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और फिर उन ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्पेक्टिव हम डेटा रखवाते रहते हैं। ठीक हो गया? अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, आपने एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर बनानी है, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन सी शार्प के अंदर करनी है। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को इन्वॉल्व करते जाएंगे और साथ में काम करते जाएंगे। अच्छा, ये पहले से थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इसको मेन फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया ना, ये पहले से आ जाएगा जब आप प्रोग्राम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम चलना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली एक क्लास बनी हुई है और इसमें एक मेन फंक्शन होता है। जैसे घर के अंदर आप इंटर होते हैं तो मेन गेट से होते हैं, तो आपका प्रोग्राम भी जब चलता है तो मेन से ही चलता है। तो एक मेन लाजमी होगा। ठीक हो गया। अब हम एक क्लास बनाते हैं, हमने क्लास की बात की है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज और मेथड को हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक हो गया। ये एक क्लास बन गई है। क्या बन गई है? क्लास बन गई है। पब्लिक की आपको समझ नहीं आई, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप सपोज करेंगे क्लास बनाने के लिए पब्लिक फिलहाल लाजमी लगाना है। क्यों लगाना है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्लास क्लास क्रिएट करने के लिए उसका नाम है, यूजर डिफाइंड नेम है, कोई भी नेम रख सकते हैं। तो हमेशा उस क्लास का नाम वही रखें ताकि वो प्रेजेंट करे, पता चले कि हमें ये किस टाइप की क्लास है, या इसके ऑब्जेक्ट्स पता चल सके आसानी से। ऐसा ना हो कि आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है और नाम चेयर रखा है तो बन तो जाएगा, लेकिन हमें बाद में कंफ्यूजन होगी कि ये स्टूडेंट है या चेयर है। राइट। तो हमने क्लास बना ली है। अब ये बेसिकली क्लास तो है, लेकिन इसमें क्लास के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स या डेटा मेंबर्स या मेथड्स या बिहेवियर्स। इनमें एक क्लास तो बन गई, उसमें दोनों चीजें नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं दोनों चीजें बनाने की। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट बनाया तो हमने स्टूडेंट की खसूसियात या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पब्लिक इंट आईडी। ठीक हो गया। अ, इसी तरह पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है। अब बेसिकली हमने इसकी दो खसूसियात बना ली हैं, दो प्रॉपर्टीज बना ली हैं। इनको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं जो हमने आईडी और नेम लिखा है, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह पब्लिक फॉर एग्जांपल एक मेथड बनाने लगा हूं, आपने मेथड पढ़े होंगे अच्छा, ये प्रोग्रामिंग जो मैं करवा रहा हूँ इसमें जो लफ्ज बोल रहा हूँ, तो आप मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको जो सी प्रोग्रामिंग जो आप लोगों ने पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है वो आपको आती है। तो इसका मतलब है अगर आती है तो जाहिर सी बात है आपको फंक्शन या मेथड का पता होगा, तभी मैं जो लिख रहा हूँ आपको समझ आएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी आपको। ठीक हो क्या? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वॉक के स्टूडेंट वॉक कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक छोटा सा मेथड बना दिया। फिलहाल ये मेथड कुछ नहीं कर रहा, हम सपोज कर रहे हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज या तीन हमने दो डेटा मेंबर्स बनाए हैं और एक उसका मेथड या बिहेवियर लिख लिया। अब ये तो बेसिकली क्लास है। मैंने आपको बताया था कि क्लास एक नक्शा या टेम्पलेट या एक सांचा होता है जिससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो बेसिकली ये क्लास इस्तेमाल के काबिल नहीं है जब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगी। ठीक हो गया। आपने घर का नक्शा बनवा दी है तो आप इस घर के अंदर रह नहीं सकते जब तक उससे मिलते जुलते घर नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया ना? तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट फॉर एग्जांपल करता हूँ। अब बेसिकली स्टूडेंट एक क्लास है और न्यू स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ये लाइन क्या करती है इसके बारे में समझाता हूँ। न्यू स्टूडेंट, इसका मतलब है कि बिल्कुल सिमिलर यही चीज एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ठीक हो गया। अब बेसिकली मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके अंदर दो चीजें हमने रखवाई हैं, आईडी और नेम। ठीक हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे इसमें आईडी और नेम है और एक मेथड है। तो बेसिकली इसमें आईडी आ सकता है और नेम आ सकता है। तो ये जो ये लाइन है, ये जो लाइन एग्जीक्यूट होती है ये मेमोरी ऑक्युपाई करती है, न्यू ऑब्जेक्ट बनाती है। इसका मतलब ये है कि ये क्लास खुद से कुछ नहीं थी, लेकिन इसने जब ये लाइन एग्जीक्यूट की है, ये जो है न्यू स्टूडेंट की है, तो बेसिकली मेमोरी के अंदर एक बड़ा ब्लॉक बना है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज बनी है। ठीक है ना? अब दो प्रॉपर्टीज आईडी फॉर एग्जांपल 4 बाइट मतलब ऑक्युपाई करती है, स्ट्रिंग कितना ऑक्युपाई करती है, थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा लेटर देखेंगे हम।
ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन दो ब्लॉक लाजमी बनने चाहिए, हम कहते हैं आईडी का, नेम का, जिसमें आईडी आ सके, नेम आ सके। ठीक हो गया। तो ये न्यू एक ऑब्जेक्ट बनता है और उसका एड्रेस इस एस के पास आ जाता है। इसका मतलब है जब एस की बात करता हूं तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। या आप कह सकते हैं कि ये एक एस है, फॉर एग्जांपल ये एस है, ये एस है, और ये एस पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि इसका एड्रेस इसके पास होता है। जब मैंने ऑब्जेक्ट तक रसाई हासिल करनी है तो इसी एस के थ्रू करूंगा। तो मैं करूंगा एस डॉट आई डी, तो मुझे ये इसमें आईडी रखवा सकता हूँ। एस डॉट नेम करूंगा तो इसमें नेम रखवा सकता हूँ। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये लाइन न्यू ऑब्जेक्ट बना रही है स्टूडेंट एस। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जब हम कहते थे इंट एक्स, तो इसका मतलब इंटीजर टाइप एक एक्स वेरिएबल था जिसमें वैल्यू आ सकती थी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसलिए हम उसका एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट टाइप ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ सकता है। अब ये एड्रेस और वैल्यू वाली क्या कहानी है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि इसने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम एस डॉट करते हैं तो देखें इसमें आईडी और नेम शो हो रहा है। तो इसका मतलब है इस एससी के थ्रू हम डॉट करके इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा आईडी है और ये हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेम था, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे हम करते हैं एस डॉट आईडी इज इक्वल टू 5 और एस डॉट नेम इज इक्वल टू अली, फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई आदि, सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, इसको सेपरेट सेपरेट में करता हूं। ठीक है ना। फर्स्ट ये लाइन चली फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एस, तो स्टूडेंट टाइप है, डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। एस एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टूडेंट टाइप का एड्रेस आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मेमोरी में एस बना जो कि एक एड्रेस स्टोर कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और इसी तरह इसी एस के साथ लिंक कर रही है स्टूडेंट न्यू ऑब्जेक्ट। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी में इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट एड्रेस असाइन करेगा एस को या रेफरेंस असाइन करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसी एस डॉट आई डी के अंदर हम 5 रखवा रहे हैं। इसी एस डॉट आई डी हमने किया तो यहाँ पे 5 रख दिया है और इस जगह पे हमने डॉट नेम करके अली रख लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3-4 लाइनें एग्जीक्यूट होंगी तो बेसिकली मेमोरी में ये सिचुएशन बनी होगी। इसका मतलब है एस आईडी को एस मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस एस के पास पड़ा हुआ है और एस एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए एस डॉट आई डी या एस डॉट नेम। इसी तरह मजीद प्रॉपर्टीज होती हम बनाते, फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट नंबर हम इसमें बना लेते हैं। इसके अंदर मैं बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट। तो हमने तीसरा डेटा मेंबर एट्रीब्यूट ये प्रॉपर्टी बनाई है। तो बेसिकली जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेसिकली ये तीसरा मेंबर भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाएगा जिसका नाम होगा कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब हमने कॉन्टेक्ट के अंदर कोई चीज नहीं रखवाई तो आपकी मर्जी है ना रखवाएं। अगर रखवानी है तो अब एस डॉट करेंगे तो बेसिकली आपके पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपने जो भी इसमें डेटा रखवाना है रखवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट और क्लास की समझ आई होगी। अब बेसिकली ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। स्टूडेंट डेटा टाइप है, जैसे इंट होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होता है, और उसका नाम आगे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ S1। वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नेमिंग कन्वेंशन XYZ ABC, अपने नाम से भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी स्टूडेंट S1 तो बेसिकली वो एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाएगी। ठीक हो गया, जिसको वो कह रही है फॉर एग्जांपल S1 इसका नाम है। ठीक हो गया, अभी तक इसमें कुछ भी नहीं है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मैं S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करता हूं। इसका मतलब है ये लाइन नया ऑब्जेक्ट बनाएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक हो गया, ये मैं न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। अब जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें कितने
प्रॉपर्टीज बनेंगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनी होंगी ऑब्वियसली वही बनेंगी, क्योंकि अगर आपने नक्शा बनवाया था उसमें 3 कमरे थे तो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें भी 3 कमरे होंगे। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 प्रॉपर्टीज इसकी बना लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है ना। अब बेसिकली जब फर्स्ट टाइम आपने ये ऑब्जेक्ट बना जब, तो इसने बनने के बाद S1 को पॉइंट भी किया, असाइन किया एड्रेस, तो हम भी ये पॉइंट कर लेते हैं या लिंक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये है कि आपको इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए S1 वेरिएबल की जरूरत है, इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए S की जरूरत है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि S1 डॉट कॉन्टेक्ट नंबर इज इक्वल टू 123। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर की ये फील्ड थी ना, ये देखें आईडी नेम कॉन्टेक्ट, मैं दोबारा लिख नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए आईडी नेम और कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर रखवा सकते हैं जो भी आपने वहां पे रखवाई है। तो अब हम दूसरा बात करते हैं इसी तरह, S1 डॉट ID इज इक्वल टू 7 या 6 जो भी रखवाना चाहते हैं समझाने के लिए, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल फाहद हमने रखवा दिया। ठीक हो गया। अब हम यही काम कर सकते हैं, यहाँ पे 6 रखवा देते हैं और यहाँ पे फाहद रखवा देते हैं। ठीक हो गया। अब उम्मीद है आपको समझ आ जाइए कि होगी कि एक ऑब्जेक्ट एक क्लास है और उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हैं और उनके अंदर हम डेटा रखवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली कि ये बेसिकली पॉइंटर है। जब हम एक काम करते हैं, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 5, इंट y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10। तो सपोज करता हूँ कि y इज इक्वल टू मैं x कर लेता हूँ और x इज इक्वल टू 20 कर लेता हूँ। इस बात को आपने समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी समझाने लगा हूँ। आपने बड़ा एहतियात से देखना है, अदरवाइज आपको अगर मिक्सअप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब एक वेरिएबल है x, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, इसमें 5 आएगा। यहाँ पे समझाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है x फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है, और इसमें आ रहा है, इसमें मैंने 5 रखवा दिया। इसी तरह एक और वेरिएबल है y जिसमें मैंने 10 रखवाया। तो इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ये y वेरिएबल है और इसमें मैं रखवा देता हूँ y के अंदर 10 रखवा देते हैं। ठीक हो गया। अब इन दो लाइन पे जब ये एग्जीक्यूट हो गई, 5 बना दिया उसने, ये एग्जीक्यूट हुई 10 बना दिया। अब y में x रखवा रहा हूँ, इसका मतलब जो x में वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ y में। तो x में जो वैल्यू पुट करी है वो मैंने y में रखी है। तो इसका मतलब मैं y में जो पुरानी वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी, x वाली इसमें आ जाएगी। तो x में अभी तक 5 पड़ा था, यही 5 y में आ जाएगा। तो जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब ये है कि पुरानी वैल्यू इसमें खत्म हो जाएगी जो 10 पड़ा था, और नई वैल्यू इसमें 5 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करना है कि x की वैल्यू को 20 कर दिया। अब x की वैल्यू को मैंने 20 कर लिया तो जाहिर सी बात है उसने x में 20 करना है, y को तो छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे 20 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है और दूसरे वेरिएबल की आपने वैल्यू चेंज की है तो हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको y ने उसको फर्क नहीं पड़ा, उसका उसको फर्क नहीं पड़ा, असाइन हुई है। लेकिन रेफरेंस के अंदर ऐसा नॉर्मली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे। ठीक हो गया। अब मैं एक तीसरा पॉइंटर बनाता हूँ, स्टूडेंट S2। ठीक हो गया। तो S2 एक पॉइंटर है, एक और पॉइंटर बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ S2। ठीक हो गया। अच्छा S2 हमने बनाया है तो ये अभी तक किसी चीज को पॉइंट नहीं करा, तो मैं कहता हूँ S2 इज इक्वल टू S1। इसका क्या मतलब है
पहले तो x की जो वैल्यू थी 5 वो कॉपी हो रही थी 10 में, पूरी वैल्यू कॉपी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे S1 पूरा का पूरा S2 में कॉपी नहीं होगा। हमने कहा था कि S1 के अंदर एड्रेस पड़ा होता है। सपोज समझाने के लिए मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करते हैं कि इसका एड्रेस 100 है। ये 100 एड्रेस था और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 200 था। इसका मतलब ये इस S के अंदर 100 पड़ा हुआ था, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये 100 वाले ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है और इसके अंदर 200 पड़ा था। अब हमने क्या किया है कि S1 को S2 में कॉपी किया, S1 को S2 में कॉपी किया, तो S1 के अंदर तो 200 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये वाला लिंक इस ऑब्जेक्ट का इसके साथ हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी अलग कॉपी बनी है, पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरा ऑब्जेक्ट इसमें पड़ा था और पूरा का पूरा इसमें कॉपी हो गया, नहीं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था, इसमें पूरी वैल्यू इसमें आ गई थी। मतलब जो 5 पड़ा था एक्स में, पूरा का पूरा 5 उठा के हमने वाई में डाल दिया था, तो 5 यहाँ पे आ गया था। तो एक्स की जब हमने वैल्यू चेंज की तो वाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ है कि S1 को हमने S2 में कॉपी किया, 200 यहाँ पे एड्रेस, इसका मतलब ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं S1 डॉट ID चेंज करूंगा, सपोज S1 डॉट ID इज इक्वल टू मैं 7 करता हूं, तो ये जब 7 हो जाएगा तो S2 डॉट ID जब फेच करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों पॉइंटर्स, ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करें। यहाँ पे आपको मैं क्लियर करवा के दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब मैं S2 डॉट फॉर एग्जाम्पल ID इज इक्वल टू 100 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो S एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। नल का मतलब है किसी जगह पॉइंट नहीं कर रहा, ये फिलहाल वेरिएबल बना है मेमोरी के अंदर। अब जब ये न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा इसको रेफरेंस असाइन करेगा, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो देखें ऑब्जेक्ट बन गया और S पॉइंट कर रहा है एक वेरिएबल को जिसमें कॉन्टेक्ट आईडी और नेम बन चुका है। मतलब फर्स्ट टाइम ये पॉइंटर बना था, अगली लाइन जब न्यू हुई है तो न्यू बन गया है, फिलहाल इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। अब S डॉट ID रखवाया, S डॉट नेम रखवाया और S डॉट कॉन्टेक्ट रखवाया। अब हम इस S को चेक करते हैं तो ये फिल हो चुका हुआ है, राइट। इसका मतलब ये S पॉइंट कर रहा है इस न्यू ऑब्जेक्ट को जिसमें डेटा अब आ चुका है। इसी तरह S1 अभी तक नल पॉइंट कर रहा है, कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा, न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है, 3 प्रॉपर्टीज के अंदर हमने वैल्यू रखवा दी है। अब S2 को चेक करें तो S2 एक पॉइंटर है जो कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। S2 एक पॉइंटर फॉर एग्जांपल कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंटर नहीं लिंक अभी तक, समझाने के लिए। अब हमने क्या किया कि S1 कॉपी कर रहा है S2 को, इसका मतलब ये है कि पॉइंटर कॉपी होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे देखें S2 भी उसी ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, 1 2 3 और 6 फार। मतलब S1 के अंदर आप देखेंगे तब भी 1 2 3 6 फार आ रहा है और S2 के अंदर देखेंगे तो 1 2 3 6 फार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि S2 और S1 सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखिए हमने एक बार बनाया, न्यू किया, इधर न्यू नहीं किया। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, S2 का आईडी चेंज करने लगा हूं, इस S2 का। ठीक है, इसका आईडी चेंज करने लगा। अब मैंने चेंज कर दिया। अब S2 में देखें तो S2 का आईडी अपडेट हो चुका है, 100 1 2 3 और 5। अब S1 में आके आईडी चेक करें, इसमें भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इधर से वैल्यू चेंज करें तब भी इसी ऑब्जेक्ट में चेंज होगी, यहां से वैल्यू चेंज करें तब भी यहाँ पे चेंज होगी। लेकिन जो ये वेरिएबल है इसमें ये चीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप देखें x एक वेरिएबल बना जिसमें 5 पड़ा हुआ है, y वेरिएबल बना जिसमें 10 पड़ा हुआ है। अब x कॉपी हो रहा है y में, वैल्यू जा रही है, यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही थी, यहाँ पे एड्रेस जा रहा था। तो बेसिकली y में देखें पहले 10 था, अब y में देखें 5 आ गया, यहाँ पे आके देखें 5 है। अब x में मैंने 20 कर दिया, अब x 20 है y 5 है। इसका मतलब है x ने y को वैल्यू असाइन कर दी तो कर दी थी, अब x की वैल्यू चेंज करें तो y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y डिपेंडेंट है। तो बेसिकली इनको हम वैल्यू टाइप कॉपी कहते हैं, कॉपी बाय वैल्यू।
और यहाँ कॉपी बाय रेफरेंस। रेफरेंस जब कॉपी होता है तो ऑब्जेक्ट सेम रह रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था। अब मजीद इसमें वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप आगे हम पढ़ेंगे। आज हमने जो स्टडी किया है, हमने क्लास क्या होती है ये समझा है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का, डिफरेंट लैंग्वेजेस इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। आप भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएं और उसमें ऊप के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करें, क्लास और ऑब्जेक्ट, तब हम कहेंगे आपकी लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें क्लास की जरूरत होती है। तो क्लास में क्या चीजें होती हैं? प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, या एट्रीब्यूट्स होते हैं, या डेटा मेंबर्स होते हैं। ये बनते कैसे हैं वो हमने देख लिया। सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर नया ऑब्जेक्ट कैसे बनता है क्लास से, रेफरेंस क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कैसे पास होती है, रेफरेंस कैसे पास होता है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मजीद आगे चलेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।